जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते हैं साथी, आज हमारी क्लास नंबर 2 है और उस दूसरी क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर को आपका कंजर्वेट करने के लिए या फिर उसको संरक्षित करने के लिए। एक होगा हमारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए, यानी कि कल्चर और नेचर को बचाने के लिए आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और साथ में आपका जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे देश में 4 हॉट स्पॉट बने हैं। तो ये हमको आज समझना है। एक बार आप लोग थम्स अप करके मुझे बताइए कि आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ कल शाम मिल चुकी थी। मैं आज आपको फिर बता दूं, 1-2 दिन में आपको इन चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में कुछ नए साथी जुड़ रहे होते हैं। आपको साथी शाम 7 बजे जो अभी आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में भी, यानी शाम 7 बजे पीडीएफ मिल जाएगी, एक दिन पहले ही, एक दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ, कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो क्लास 3 होगा जिसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने वाले हैं, उसका पीडीएफ आज शाम करेक्ट 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं और कभी कोई इशू नहीं आएगा। इस तरह आप पढ़ेंगे तो ये हमने साथ ही पहली बार ऐसा किया है कि हम आपको आपका जर्नल मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ पहले देकर और फिर इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि क्लास में आप चीज़ों को सिर्फ समझ सकें, ठीक है, और आप चीज़ों को याद कर पाएँ। तो कंटिन्यू करें आज की क्लास को। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हम आपको बता चुके हैं, 28 डेज का शेड्यूल हम आपको बता चुके हैं। पहले दिन में, कल की क्लास में हमने नेशनल पार्क को पढ़ा है। का आज की क्लास में हम टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने वाले हैं। जो हमारी थर्ड क्लास होगी, क्लास 3, वो होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और फोर्थ क्लास में हम आपका पढ़ेंगे यूनेस्को साइट को। और 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे रामसर साइट और इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ओके, इस क्रम से हम पढ़ते जाएंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका टॉपिक कौन सा आने वाला है। आपके पास यदि बुक है स्टैटिक जीके का, तो वहाँ पर भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, पर्ची लगा सकते हैं, अतिरिक्त कोई नोट्स बनाने के लिए कागज़ जोड़ सकते हैं। आपके पास पहले से नोट्स हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, तो उसमें भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। शुरू करते हैं बॉस आज की क्लास को। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइगर रिजर्व से हमारी क्लास शुरू होनी थी। जैसा कि हम सबसे पहले तो उसका मतलब जानेंगे, उसके बारे में जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व बाघ, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ। तो टाइगर रिजर्व बाघों यानी टाइगरों की आबादी को बचाने और उनके आवास, यानी कि जहां पर उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं हों, उसको बोलते हैं आवास। उस आवास को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। इस लाइन को समझे, यानी कि जैसे हमने कल पढ़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का एक एरिया होता है। नेशनल पार्क ये एरिया हो गया। उस नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर रिजर्व इस तरह से एक एरिया हो सकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। अगर मैं पूछूं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक टाइगर रिजर्व हो और उस टाइगर रिजर्व में नेशनल पार्क छोटा हो? तो आपको हमेशा याद रखना है, नहीं, ये क्या बोलेंगे, नेवर पॉसिबल। हमेशा एक नेशनल पार्क बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर कहीं पर एक विशेष क्षेत्र, क्योंकि नेशनल पार्क में तो सभी एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन उसमें एक एरिया हमने रिजर्व कर दिया कि भाई ये वाला एरिया किसके लिए है, टाइगर्स के लिए। तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि टाइगर को अपने शिकार के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है, उसको किस तरह से सुरक्षित एक जीवन दिया जा सकता है। तो टाइगर रिजर्व होता है नेशनल पार्क का एक हिस्सा, ठीक है। या फिर वो किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक हिस्सा हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कल पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीनों का अंतर भी हम कल आपको समझाएंगे। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक टाइगर रिजर्व हो सकता है। बात क्लियर है? थम्स अप करिए। इतनी छोटी सी बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात क्लियर है? कुछ साथी पीडीएफ पीडीएफ लिख रहे हैं। दोस्त, आप कल की क्लास प्लीज एक बार करें और आप हमेशा वहां पर पीडीएफ को जान जाएंगे। अभी हमने शुरुआत में बताया, हम अपनी पूरी सीरीज में कहीं भी अब पीडीएफ की जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको कई बार एक इवेंट पहले कर चुके, टेलीग्राम में हम बोल चुके। नहीं तो कुछ साथी नए जुड़ते रहेंगे, तो आप पहली क्लास को हमेशा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? जी भैया, पहली क्लास को कर लेंगे। तो जिसे विशेष रूप से किसके लिए हमारा काम है, इतनी बात जानना जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, टाइगर रिजर्व क्यों होता है,
टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जाता है? टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधीन हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, लेकिन काम क्या है? मुख्य बाघों को सुरक्षित करना। तो टाइगर रिजर्व के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइगर रिजर्व आर टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की आबादी को बचाना। भाई इन चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने मस्तिष्क में स्पेस बनाना है। हाँ जी भैया। दूसरी चीज, बाघों के आवास, उनके रहने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई और जानवर, मान के चलो भाई जानवर शिकार करते हैं और उनके शिकार के लिए ही वहां पर जिन चीजों का वो खाना खाते हैं या जिस शिकार को वो करते हैं वही उनके लिए अगर अवेलेबल ना हो वहां पर, तो ऐसी प्रजातियों को, ठीक है, ताकि क्या बना रहे? सस्टेनेबल एक आपका मतलब प्रोग्राम बना रहे कि भाई फूड चेन बनी रहे, ये इनको खा करके जीवित रहेंगे, ये इनको खा करके जीवित रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं देना। पारिस्थितिकी संतुलन यही है जो मैं आपको अभी बता रहा था, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोलॉजी का भी एक बैलेंस बना रहे। कोई एक चीजें संख्या में बहुत ज्यादा ना हो जाए, कोई एक चीजें संख्या में बहुत कम ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी बैलेंस। नेचर के अकॉर्डिंग चीजों को बैलेंस में रखना है। तो बात समझ गए? यहां पर अगर हम आपसे पूछें, कल हम आपको बताएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो तीनों आप जान लेंगे, तीनों में क्या अंतर होता है। एक कैटेगरी, एक टेबल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो आप मुझे छोटी सी बात बताएं, टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको समझ में आया? एक टाइगर रिजर्व को बनाने का क्या उद्देश्य होता है, वो आपको समझ में आया? बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, गुनगुन जी ने कहा है उनको समझ में आया। बहुत बढ़िया, रविचंद्र यादव जी ने कहा है उनको समझ में आया। विकास कुमार जी ने भी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझा है। बहुत बढ़िया। चलें आगे, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन रही। अब देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972, इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। इंग्लिश में देखना एक बार। अगर इसके पहले लेटर को हम लें तो पहले लेटर से क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे ये बनता है NTCA। आपसे कभी भी पूछेगा NTCA एक्ट कब आया था, तो NTCA आया आपका 1972 में। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना। यहां से हमको एक लाइन सिर्फ याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। 1973 में स्थापना हुई। तो हम पूछेंगे आपसे कि आपका, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष में पहल की गई, तो क्या आंसर होगा? 1973। सिर्फ इतनी बात। 1973 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल है हमारे देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में 1966 से लेकर के 1977 रहा। और फिर उसके बाद में 1977 में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और 1980 से फिर ये रही 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ से क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हुई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इनकी हत्या हुई थी। तो ये इनका कार्यकाल है। तो यानी 1973 में कार्यकाल किसका था बताइए? तो 1973 में उस टाइम पर PM इंदिरा गांधी जी थी। इनके द्वारा ये आपका टाइगर रिजर्व को क्या बोलेंगे, स्थापना की गई। और भारत में विश्व के 80% टाइगर रहते हैं। तो यानी कि दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं? क्या आंसर होगा? हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं। कॉमन सी बातें हैं। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में लगातार डेली आपका रिपीट होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलेंगे 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और संख्या देखिए, बाघों की तब कुल 9 थी। सिर्फ 9 टाइगर थे हमारे पूरे देश में। आज हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन उस समय पर कुल 9 टाइगर थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को इसको शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अभी बताया हमने, ठीक है। तो ये एनटीसीए नहीं है। यहाँ पर एनटीसीए का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी वो क्या था? वो एक्ट था, वो अधिनियम था। ये अधिनियम था और ये है अथॉरिटी। 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई। तो कभी भी पूछे एनटीसीए कब आया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो आप कहेंगे एनटीसीए आया 1972 में। लेकिन यहीं पर पूछ ले एनटीसीए दूसरा, यानी कि A फॉर अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी थी? तो ये 2005 में बनी। ठीक है, 2005 में बनी थी। तो दोनों को ध्यान से देखना है, एक्ट एंड अथॉरिटी। एक्ट पहले आया,
अथॉरिटी बाद में बनी। एक्ट आया 1972 में, और अथॉरिटी बनी कब आपका, अथॉरिटी कब बनी, 2005 में। अब एक बार जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। स्कैन टेक्निक क्या है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार आंख बंद करके उसका पिक्चर क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे आप सोचेंगे कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत 1973 में आपका टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारे देश में 80% टाइगर रहते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था तब देश में कुल आपका 9 टाइगर थे। अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन आपका अथॉरिटी की स्थापना, तो बाघ टास्क फोर्स की वजह से 2005 में। तो कॉमन फैक्ट आपको अगर याद रह जाएंगे, नहीं याद होंगे तो फिर एक बार देखना है। अच्छा, मेरे ये चीज़ें मेमोराइज नहीं हुई हैं, और आप देखोगे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। कुछ साथी कह रहे हैं सर बोर्ड पीडीएफ दिया करें। बच्चे देखिए, सारी चीज़ों के लिए आप अगर यही बोलते रहेंगे, जब हमने आपको एक दिन पहले पीडीएफ दे दिया टेलीग्राम चैनल में, एक दिन पहले हमने आपको पीडीएफ दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में हमने कहा इसको हम क्लास में आपको आना है याद करने के लिए, और बोर्ड पर हम कुछ लिखते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हो। मुश्किल से हम आपको 20-50 शब्द, 100 शब्द लिखवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्लास में रहते हुए उतनी अगर मेहनत कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आप अपने सिलेक्शन को डिजर्व करते हैं। और आप चाहते नहीं आपको कुछ करना ही ना पड़े, तो मैं ये मानूंगा साथी अभी आप सिलेक्शन को डिजर्व नहीं करते हैं, और फिर आपको दोस्त कुछ और तय करना होगा, कोई और राह तय करनी होगी। तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं भी चाहूंगा ना वो चीज़ें सिलेक्शन में कन्वर्ट हो। ऐसे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे ही पढ़ाएं भी ना, फिर तो हम सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास पुरानी क्लासेस है स्टैटिक जी के, कि हम बोल देंगे भैया ये कर लो, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम आपके साथ खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं ना, आप सब लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उतना आपका डेडिकेशन भी बनना चाहिए। नोट्स सेम बनाने हैं, जैसे लिखा हुआ है सेम। आए आगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। आईबीसीए, आईबीसीए में साथी 96 बिग, 96 नहीं होते इसमें, 97 बिग कैट होते हैं। कितने? 97 बिग कैट होंगे। 97 बिग कैट, 97 बिग कैट रेंज देश, यानी कि वो ऐसे देश हैं जहां पर बिग कैट पाई जाती हैं। अच्छा, कल हमने आपको बताया था जो हमारी बिल्ली होती है उसमें कितनी प्रजाति आती है। हमने एक प्रजाति कल गलत नोट डाउन कर ली थी, उसको भी हमको गलत कनेक्ट करना है। हम कह रहे थे ना कि हम एक भूल रहे हैं, तो आप सबने हमको बताया कि एक है आपका, आपने कोई नाम लिया था पैंथर। पैंथर नहीं है, पैंथर नहीं है, ठीक है। तो 97 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देश, यानी कि जो इसके साथ ही आपका रेंज कंट्री नहीं है, उनका बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट, यानी कि बिग कैट की जो फैमिली है उनके आवासों का संरक्षण करना। ये किसका काम है? आईबीसीए का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का यही काम है कि बिग कैट के आवास के लिए जो चीजें मुहैया करानी चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे। देखिए जैसे कैसे, यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था। तो मुझे बताएं 2019 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019? तो आप कहेंगे 2014 से एक ही प्रधानमंत्री हैं आपका एनडीए गठबंधन के, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ओके। तो 2019 में यह प्रस्ताव किया गया कि आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ कहते कैसे जी, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से 50 वर्ष कब पूरे होंगे? तो वो होंगे 2023 में। इसको लॉन्च किया गया था, किसको? आईबीसीए को। यह पहल 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। यहां देखना आप 7, कल आपने क्या बोलेंगे, हमने हिम तेंदुआ को काउंट नहीं किया और हमने वहां पर लिख लिया था किसको? एक बार थम्स अप करे जी भैया, अभी पीछे एक पेज पलट के करेक्ट करते हैं। पैंथर की जगह हमको करना था सिनो लियोपर्ड, और हमने कल उसको बोर्ड पे भी लिखा था, लेकिन हम उसको स्लिप कर गए, हम उसको काउंट करना भूल गए। तो बाघ, शेर, तेंदुआ यानी टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, सिनो लेपर्ड। तो लेपर्ड की 2 कैटेगरी हैं इसमें, चीता, जैगुआर और प्यूमा। क्या? प्यूमा। कर चुके करेक्ट उसको? कर चुके जी बॉस, ओके। तो
तो बात समझ में आई। इन सभी का अंतर कल हमने आपको समझाया था, कैसे आप पहचानोगे बाघ क्या होता है, तेंदुआ क्या होता है, हिम तेंदुआ क्या, हिम तेंदुआ तो बर्फ वाला हो गया, उसको पहचान नहीं सकते, सफेद, जैगुआर, इन सब का हमने आपको अंतर बताया था, प्यूमा का। ये सिर्फ पढ़ने की बात है। इनमें से 5 जो साथी आपका भारत में पाए जाते हैं, तो भारत में कौन कौन पाए जाते हैं? बाघ भारत में पाए जाते हैं, हाँ जी, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट प्यूमा एंड जैगुआर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिल्ली की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो भारत में निवास नहीं करती है। 4 ऑप्शन हम आपको देंगे, तो क्या कहेंगे? शेर होगा भारत में, यानी इन्हीं में से देखिए, शेर होगा, हाँ जी, बाघ होगा, हाँ जी, चीता होगा, हाँ जी, लेकिन क्या आपका प्यूमा होगा? प्यूमा इंडिया में पाया जाता है प्यूमा? तो आप कहेंगे नहीं भैया, प्यूमा के तो शूज मिलते हैं इंडिया में, बस प्यूमा नहीं पाया जाता है, प्यूमा नहीं पाया जाएगा। ओके। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। तो टाइगर रिजर्व बनाने की शुरुआत कब हुई? 1973 में। तो इसके नीचे लिखना 1973 में, 1973 में कब बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। क्या बना ये? भारत का पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टीआर ऑफ इंडिया। जो साथी साथ के साथ नोट्स बनाते हैं तो वो की पॉइंट्स लिखा करो अपने नोट्स में। अगर वो पीडीएफ नहीं पसंद करते हैं और क्लास के दौरान ही नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो वो लिखा करो, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973, बात खत्म। ठीक है, ऊपर की बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो साथी आपका माधव नेशनल पार्क है, यहीं पर बनाया गया माधव टाइगर रिजर्व। क्या? माधव टाइगर रिजर्व। और अभी मैं आपसे पूछूंगा देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हो गए? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप सारे साथी करंट अफेयर्स के स्टूडेंट रहते हैं तो कभी भी आपका 59 होगा तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे, जब कभी भी, क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं, वो डेटा चेंज होता रहता है। ओके। अब हम आपसे एक बात पूछेंगे, यहाँ पर कल का एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम वहाँ के गवर्नर हेली के नाम पर था, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? या जिसको हम भारत का पहला नेशनल पार्क भी कहते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर आना चाहिए और उससे हमको ये ऊर्जा पहुंचेगी कि हाँ, हम सही छात्रों को पढ़ा रहे हैं जो खुद को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाएं जी, नाम दिखाया करो शुभम भाई। आपका सबसे पहले पूनम चंद जाट ने आंसर दिया है, राहुल कुमार, सुषमा रेड्डू, बहुत शाबाश। अब आते हैं T2 अवार्ड पर। देखो T2 का मतलब क्या होता है? T4 होता है यहाँ पर टाइगर। टाइगर कितने करने हैं? 2 गुने। टाइगर की संख्या अगर आपने 2 गुनी कर दी तो T2 अवार्ड मिलेगा। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। अब आप सोचेंगे टाइगर रेंज कंट्रीज क्या होती हैं? तो टाइगर रेंज कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जहां पर टाइगर स्वतंत्र घूम सकते हैं। हमारे देश में टाइगर को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है कि स्वतंत्र घूमता है? बताओ, फ्री मूव करता है या इन केज यानी पिंजरे में रहता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका चीता, यानी कि जो हमारा, सॉरी चीता बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा बाघ है, जो टाइगर है, वो एकदम से फ्री मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, स्वतंत्र घूमते हैं। तो भारत भी एक टाइगर रेंज कंट्री है। भारत कैसी कंट्री है? एक टाइगर रेंज कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टाइगर है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। T2 अवार्ड, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में आपका एक सम्मेलन हुआ था रूस में 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर पड़ता है? ये रूस में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई एक काम करते हैं, जो भी टाइगर को दुगना करेगा उसको हम अवार्ड देंगे, और 2010 से इसको ढूंढा जाने लगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद में। और ये 4 वर्षों में करना है। टाइगर की संख्या दुगनी कितने वर्षों में करनी है? कितने वर्षों में? यहाँ पर एक शर्त और लगाई गई, 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में, क्योंकि जो साथी आपका टाइगर की काउंटिंग होती है वो 4 वर्षों के बाद ही होती है। जैसे आप देखते हो सेंसस कितने साल के बाद में होता है, जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती है, तो जनगणना 10 वर्षों के बाद में होती है। उसी तरह जो साथी आपका टाइगर की काउंटिंग होती है वो आफ्टर 4 ईयर्स होती है, तो 4 वर्षों के बाद में। तो भैया किसी भारत में सबसे पहले किसको दिया गया? 4 वर्षों के बाद में। तो भारत का पहला 2014 से 18, 2014 से 18 यहाँ पर था पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
बताइए, आपने पीली आपका देखा होगा पीडीएफ को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये साथी पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व हु गॉट T2 अवार्ड। पहला टाइगर रिजर्व, TR लिख रहे हैं हम टाइगर रिजर्व को, जिसे जिसे T2 अवार्ड मिला पूरी दुनिया में। क्या मिला? T2 अवार्ड। किस किस सेशन के लिए मिला? 2014 से 18। तो क्या इसने आपका भैया यहाँ पर पीलीभीत में जो टाइगर थे वो दोगुने हो गए थे? हाँ जी। पहले उनकी संख्या थी 2014 में 25, और 2018 में उनकी संख्या हो गई थी 65। कितनी? 20 से कितना इंक्रीज कर लिया? 65। तो दो गुना हुआ, यस और नो? दो गुना हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे जी भैया दो गुना हुआ। तो सबसे पहले बना पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसको किस सेशन के लिए मिला? 2014-18 सेशन के लिए मिला। लेकिन मिला किस वर्ष में? इस सेशन में दुगने किए तो इसके बाद ही मिला होगा। तो ये अवार्ड इसको 2020 में मिला, लिख लेना। 2020 में मिला। अगर मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T2 अवार्ड किस वर्ष में मिला था, तो आपका आंसर होगा 2014 से 18 के सेशन के लिए 2020 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2020 में। भाई काउंटिंग होगी 4 वर्ष, और उसके बाद में अनाउंसमेंट, और फिर दिया गया। टाइगर रेंज कंट्रीज किनको बोलते हैं? जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वेयर टाइगर्स रोम फ्रीली, घूम सकते हैं आसानी से। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। कितने ऐसे देश हैं? रूस है, भारत है, आपका भारत के पड़ोसी है, मलेशिया जैसे देश हैं, भूटान जैसे देश हैं, नेपाल जैसे देश हैं। तो हमको उनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस संख्या याद रखनी है कि टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी है टोटल। तो हम कहेंगे 13 है, 13। बाघों की जनगणना, जो साथी टाइगर सेंसस होता है, इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स। कितने वर्षों के बाद में? प्रत्येक 4 साल पर होती है। और भारत में पहली बार बाघों की जनगणना, जैसे आप देखते होंगे कि मनुष्यों की जो जनगणना भारत में शुरू हुई थी वो मेयो के टाइम पर हुई थी 1872 में। लेकिन एक रेगुलर सेंसस, एक नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे 1881 से भैया जी, रिपन के टाइम से शुरू हुई थी। तो इस तरह वह तो हुई जनगणना की बात, लेकिन बाघों की जनगणना कब से शुरू हुई? तो बाघों की गणना शुरू हुई 2006 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जब मैं किसी चीज़ को महत्वपूर्ण लिखूं तो इसका मतलब होगा जब आप अपना एग्जाम देने जा रहे होंगे फाइनल रिवीजन के लिए, तो उस समय आपको देखना है भैया ने कौन से तथ्यों को बहुत महत्वपूर्ण मार्क किया था। ओके। 2006 में गणना 1411 थी। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है कि तब कितने थे, 1411 थे लगभग। हम वृद्धि देखेंगे सिर्फ। बाघों की संख्या, बाघों की संख्या फिर 2014 के बाद 2006 आपका 10, 14, भाई 6 में हुई पहली बार जनगणना, फिर कब हुई होगी? 10 में। 10 के बाद 14 में, फिर 18 में। तो 18 में जो हमारे टाइगर थे वो थे 2967। 2022 में हुई तो कितने हो गए? 3682। 2022 में, यानी कि वर्तमान में हमारे देश में अभी तो 3682 से ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि अभी चल रहा है वर्ष कौन सा? 2025, 2025। अब मुझे बताइए कौन सा वर्ष होगा जिसमें बाघों की गणना होगी? अगला कौन सा वर्ष होगा जिसमें बाघों की गणना होगी? तो आप कहेंगे 2026 होगा भैया। यानी कि ये कितने बढ़े? 2967 से 3682। तो मुझे संख्या में बताइए कितनी वृद्धि हुई है घटा करके? तो आप कहेंगे भैया 682 ये हो गए, और 682 में आप कितना? 33 और जोड़ लीजिए। 33 और जोड़ लीजिए 682 में, तो कितना बन जाएगा आपका? 18 और 15। 33 के लिए तो यही बनेगा ना। तो 700, 700 कितना हो जाएगा? 715 बन जाना चाहिए। कितना हो जाएगा? 715 आ जाएगा ना। तो 715 टाइगर बढ़ गए। जो कितना बढ़ा है? 2967 का अगर 715 को देखें तो 6% की वृद्धि हुई है। तो हम आपसे पूछेंगे कि भारत में टाइगर की जो साथी आपका काउंट है वो कितने परसेंट बढ़ा है? 6%। और इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया है। मुझे एक बार बताइए दोस्त, थम्स अप करके, ये सारी चीजें आपको समझ आ पा रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि हम टाइगर की बात कर रहे हैं और टाइगर की संख्या बढ़ेगी, यानी कि क्योंकि उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उसके जीवन के लिए जो जरूरी चीज है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई इशू तो नहीं है ना इसमें?
आंकड़ों के अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से छोटे आईक्यू लेवल का बच्चा बोले भैया मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा, इस आईक्यू की जरूरत नहीं होगी हमको, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको आपको समझ में ना आए, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। तो अगर अवेयर रहेंगे, एकाग्र रहेंगे तो समझ में आएगा। पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या। अब हम आपसे पूछें कि भारत में टोटल जो साथी टाइगर है वो तो हो गए हैं 3682, 3682, लेकिन कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर हैं? तो टाइगर की सबसे अधिकतम संख्या कहां पर है? एमपी में। और इसीलिए लिखिए किनारे पर, एमपी को कहा जाता है क्या? टाइगर स्टेट। क्यों कहते हैं एमपी को टाइगर स्टेट? तो आप कहेंगे भैया यहां पर एक तो टाइगर रिजर्व की संख्या ज्यादा है और टाइगर की संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट। दूसरे नंबर पर टाइगर किस में है? वो कर्नाटका में है। दूसरे नंबर वाला आप ना भी याद रखें, लेकिन पहले का याद रखना है। कितने हैं? 785 हैं। ओके। फिर तीसरे पर महाराष्ट्र पे है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस, जिसको ग्लोबल टाइगर डे हम बोलते हैं, ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? जो आपका बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। ऐसा नहीं कभी सोच लें 1973 से मनाया जाता है, क्योंकि सीएचएसएल इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि पहली बार आपका जो ग्लोबल टाइगर डे है कब सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2010, 2010 में पहली बार इसको मनाया गया। ओके। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, क्योंकि 1973 में जब ये प्रोजेक्ट आया तो इंदिरा गांधी जी से इस बारे में बात करने वाले व्यक्ति, इस मुहिम को चलाने वाले व्यक्ति कैलाश सांखला थे, और इन्होंने इस देश में टाइगर्स के लिए बहुत काम किया। तो अक्सर आप एग्जाम्स में देखते होंगे कई बार जो साथी मैन है वो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आंसर चेंज हो जाएगा। अभी लिख रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, अगर मैं सिर्फ टाइगर मैन बोल दूं और मैं ऑफ इंडिया ना लगाऊं उनके साथ में, टाइगर मैन सिर्फ इतना बोल दूं, तो आंसर चेंज हो जाएगा। टाइगर मैन फिर हो जाएंगे आपका वाल्मीकि ठाकुर। कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि ठाकुर हो जाएंगे। लिखें अपनी कॉपी पर, अगर सिर्फ टाइगर मैन बोल दूं। लेकिन भैया कभी ऐसा हुआ एग्जाम में, पूछ लिया टाइगर मैन कौन है और दोनों का नाम दे दिया, कैलाश सांखला भी और वाल्मीकि ठाकुर भी, तब भी आंसर सिर्फ टाइगर मैन पूछे तो वाल्मीकि ठाकुर, और वाल्मीकि ठाकुर नहीं दिए हुए हैं और टाइगर मैन पूछ लिया है, और इस समय फिर आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि वो आंसर कैलाश सांखला जी चाह रहा है। बट टाइगर मैन दे के वाल्मीकि ठाकुर ना दे, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला है। तो इस तरह के कई मैंस पूछे जाते हैं जिन्होंने उस प्रजाति को बचाने के लिए काम किया है या उस एक क्षेत्र में विशेष काम किया है। जैसे एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कौन है? लिखना एलिफेंट, एक पेज पे लिखिए कहीं, शॉर्ट नोट बनाइए, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, जो साथी जानते हो वो आंसर भी करना। ये हैं आपके अजय देसाई। कौन है? अजय देसाई। अजय देसाई हैं आपके, अजय देसाई। ठीक है, अजय देसाई हैं। अगर हम आपसे पूछें फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया कौन है? जो फ्रॉग किसको बोलते हैं? मेंढक को। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एच.डी. बीजू बोलते हैं, सत्यभामा दास बीजू। सत्यभामा, सत्यभामा दास, सत्यभामा दास बीजू हैं, बीजू, सत्यभामा दास बीजू। ये फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया हैं देश के। अगर हम आपसे पूछ ले बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सलीम अली। कल हमने आपको बताया था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सलीम अली। तो क्या बोलेंगे भैया? जम्मू कश्मीर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गए। वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे भैया राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह। पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया जो देश में तालाबों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, वो हैं आपके राजेंद्र तंवर। कौन है? राजेंद्र तंवर हैं, राजेंद्र तंवर, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर सॉइल मैन ऑफ इंडिया, सॉइल मतलब मिट्टी मैन,
सॉइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है मिट्टी के लिए? वो रतन लाल हैं। कौन है? रतन लाल हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? भारत में जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये हैं जादव पायेंग। कौन है? सॉरी, जादव पायेंग, जादव पायेंग है, जादव पायेंग। स्नेक मैन ऑफ इंडिया आपसे पूछ ले, सांपों को बचाने के लिए स्नेक मैन ऑफ इंडिया, इतने मैन आपको याद रखने हैं। स्नेक मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो रोमुलस व्हिटकर हैं। कौन है? रोमुलस, रोमुलस व्हिटकर। कौन व्यक्ति हैं? रोमुलस व्हिटकर हैं, रोमुलस व्हिटकर। तो कभी भी आपसे मैन पूछे जाए किसी भी क्षेत्र के, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार नोट कर लें और फिर थम्स अप करके हमें बता दें कि हम आगे चलें। तो हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। रोमुलस व्हिटकर, बहुत बढ़िया। तो ये सारे मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। उस क्षेत्र में इनका विशेष काम है, उस प्रजाति को, उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, प्रयास किए हैं। ओके, लिख चुके? मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो जिसको हम नोट कराएं। ओके, नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं भारत के 58 टाइगर रिजर्व। देखिए, हमने बताया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे नाम तो आपको कॉमन दिखेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए जो नाम आपने कल नहीं पढ़े थे उन पर विशेष तौर से, उन पर विशेष तौर से। देखिए कैसे। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसी को बोलते हैं, वह कौन सा सबसे बड़ा है जिसमें क्रांतिक बाघ आवास है। यानी कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में भी है। क्रांतिक बाघ आवास बोलते हैं इसको। क्रांतिक बाघ आवास कहाँ पर है? ठीक है, सबसे बड़ा भी यही है तो सबसे ज़्यादा आवास भी यहीं पर। आवास के लिए ज़्यादा चीज़ें, क्रिटिकल, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहाँ पर है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। क्या बोलेंगे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश का ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, कितने साथी बताएंगे हमको भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताएंगे जी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे अरुणाचल। अच्छा, अब मुझे बताओ फटाफट से, अरुणाचल नाम दफा याद है? कैसे बताया था हमने? ये विश्व का सबसे ऊंचा है। अरुण आंचल को लेके क्या हो गया था? भाग गया था, तो उसके नाम दफा लिख गई थी। हाँ जी, आंचल को याद रखना ना, आंचल के कोमल अंग है, सॉफ्ट सी आंचल है, ऐसे याद रखना। कमलंग को याद रखेंगे कोमल अंग से, रूट लिखिए कोमल अंग, कोमल अंग है उसके, कोमल अंग है। ठीक है, सॉफ्ट स्किन। और क्या बोलेंगे भैया, नाम पे जो दफा लिखी गई उसके, तो वो दफा लिखी गई उसके घर वालों ने पक्की रिपोर्ट की है, एकदम से पक्की रिपोर्ट, पक्की दफा लिखवाइए एकदम कि उल्टा आना पड़े। अब बताइए कौन सा फिर आंचल मिली कि नहीं मिली? तो मोलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर था। आज हम नेशनल पार्क का नाम नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ टाइगर रिजर्व का नाम लेंगे। ओके, बात क्लियर है? मेमोराइज करना है कल वाला भी। असम, आसाम। देखिए मानस हमने कल याद बताया, अरे आसाम क्या बोला था? आसाम भले मानस, क्या करने थे? रंगों के नाम याद रखने थे, रंग से याद रखना। क्या याद रखने थे? रंग के नाम। ये हमने कल आपको रिलेट करके बताया। काजीरंग में भी क्या आता है? रंग वर्ड आता है। अरे मानस रंगों के नाम सुनाने हैं, कब सुनाने हैं? आज शाम। गुरुजी सुना देंगे आज शाम, गुरुजी हम रंगों के नाम तुमको सुना देंगे। ठीक है। ओरंग, बिहार का वाल्मीकि, याद है? बिहा होने के बाद आदमी क्या बन जाता? बालम बन जाता, बालम, तो वाल्मीकि हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रूट वर्ड क्या रहेगा? छत। ये तो हमने कल बताया आपको, बिहा होने के बाद में आदि बालम बन जाता, बालम, बालम थानेदार, चला हुआ जिप्सी। छत, छत से बोलेंगे उदंतती सीता नदी। छत से याद करिए, मेमोराइज करिए कल की चीजों को। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क और घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो आप बोलेंगे भैया छत से घास याद है, गुरु घासीदास, घास याद है? हाँ जी। घास कहाँ डाली थी? इंदर की छत पर। किसकी घास? इंदर की छत पर डाल दी थी। लेकिन अचानक से इंदर आ गया इस बार,
अचानक से इंद्र आ गया और उसने क्या देख लिया? उड़ती हुई घास देख ली। किधर से आ रही है घास? उड़ती हुई घास। अच्छा, इज्जत से आ रही है। तो अचानक से आ गया और क्या देख ली? उड़ती हुई घास देख ली। उड़ती, उड़ती, उदंती, कुछ भी याद रख लेंगे। जब उड़ती याद रहेगा तो याद रहेगा। बोलो थम्स अप करके जी, मजा आया, याद रहेगा। तो छत पे, अंदर की छत पे तुम जो घास डाल रहे थे, उसने अचानक से उड़ती हुई घास देख ली। झारखंड का कल बताया बेतला नेशनल पार्क है। आज याद रख लेना, आदमी अपनी जिंदगी में हजार को बोलना, झार को बोलेंगे हजार प्लान बनाता है। कितने प्लान बनाता व्यक्ति अपने जीवन में? कभी यहाँ सफल नहीं होता, कभी कहीं और सफल होता है। हजार प्लान बनाता है। क्या बनाता है? हजार प्लान बनाता। पलामू हो गया। कर्नाटक में हमने कल आपको बताया नाटक करती है कौन सबसे ज्यादा? नाटक करती है एक अंसी नाम की बंदी, दांदेली अंसी। इसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से काली नदी बहती है। काली टाइगर रिजर्व लिखिए, काली टाइगर रिजर्व। बच्चों नोट्स आपको एक दिन पहले बना लेना, और फिर कभी अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिया, क्लास को ज्वाइन कर लिया, तो एग्जाम से पहले एक रिवीजन कर लेना। एग्जाम टाइम पे एक रिवीजन, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा स्टैटिक जीके का। ओके। तो काली टाइगर रिजर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से बहती है। किस टाइगर रिजर्व से? काली नदी होके बहती है, काली नदी। देखिए क्या बताया था हमने आपको, आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था जो अंसी नाम की बंदी है, अंसी, अंसी नाम की बंदी है, वो बहुत नाटक करती है। बंदी बांदीपुर। लेकिन देखिए, नगर में हो हल्ला करवाती है वो? नहीं करवाती। नगर में हो हल्ला, हो हल्ला नाटक करने वाली बंदी होगी तो भैया हो हल्ला होगा ही होगा। भैया बिल भी आपका बढ़ के आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट से। बिल आपका खूब खर्चा करवाएगी, है ना, नाटक करने वाली। तो तुम्हारा बिल भी बढ़ के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा तुम बताओ? बिल गिरी, अच्छा ये तो नाटक करने वाली की वजह से आया है। भद्रा, लेकिन जो भद्र लड़की होती है ना, भद्र, भद्र बोलते हैं सभ्य को, भद्र, ठीक है, बोलते हैं ना अभद्र टिप्पणी कर दी। अभद्र होता है गलत, भद्र होता है सही और सभ्य। भद्र ऐसा नहीं करती, भद्र नाटक नहीं करती, ठीक है, जो भद्र लड़कियां होती हैं। अब तुम सोच लेना तुम किस में से हो, भद्र में से हो या, ठीक है। केरल, केरल मैंने क्या बताया था? केरल के कैसे होते हैं सब लोग? केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरल में लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर राज्य के साथ में राजधानी भी लिख दीजिए। बेटा अगर तू 12वीं पास भी कर चुका है, ग्रेजुएशन में भी आ चुका है, या ग्रेजुएशन कर चुका है, और आज तक अगर तुझे राज्य की राजधानी याद नहीं है, तो अब होंगी भी नहीं। अब बहुत मुश्किल है दोस्त। और अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर भी लोगे, खुद के ऊपर तुम्हें विश्वास है, लेकिन वो तुमको करनी होंगी। तो कोई कोई तो ऐसा भी आ सकता, गुरुजी ABCD से पढ़ा दो ना हमको। अभी तो मुझे A4 भी नहीं पता क्या होता। A4 तो आलू होता है जी। होगा क्या तुम्हारा जिंदगी में? तुम सोचो, खुद से सवाल करो। अभी भी तुम एक टीचर से सोच रहे हो कि इतने बड़े हो के भी क्यों तुमको तुम्हारे जिस देश में तुम रहते हो उस राज्य की राजधानी तुमको याद कराए। बच्चों ये पहली क्लास के बच्चे का काम है। हमारे घर एक छोटे से बच्चे को पकड़ लोगे तो बता देगा सारा, देशों की बता देगा, राज्य छोड़िए। बचपन की चीजों को आप पढ़ना चाह रहे हो। देखो केरल में क्या होते हैं, फोकस करें, कोई नहीं ऐसा आएगा, एक दो तत्व आएगा। ये शरारती भी होते हैं कोई कोई, तो ये भी याद रख लेना, कोई कोई शरारती तत्व भी होगा। तो केरल, केरल में क्या होते हैं, सब लोग पढ़े लिखे रहते हैं। पढ़े लिखे, क्या बताया था मैंने? पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? वो परे रहते हैं यारी से, परे यारों से। क्योंकि भी पढ़ाई का काम ज्यादा है, यारी दोस्ती घूमना फूमना बिहा प्याह ये सब बाद में करेंगे। परे रहते हैं यारी से। इसमें सबरीमाला तीर्थ मंदिर है, आपको पता होगा, वहां पर महिलाओं के जाने के लिए अनुमति नहीं थी। परे रहते हैं यारी से, एक वर्ड यहां से उठा लीजिए, परम्बी कुलम। वो परे रहते हैं कुल से, पराम्बी कुलम। परे परिवार वरिवार से भी ऐसे ही रहते हैं। वो पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। केरल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कल वाले देखिए, ताडोबा याद है? ताडोबा क्या करता है? हमने बताया था जब व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है, हार हो जाती है उसकी, हार या फिर हारा, तो भैया क्या बोलेंगे? हार। तो यहां पर बोलो तड़ से मारने का मन करता है जब तुम्हें चंद लोग क्या करते हैं, चंद लोग परेशान करते हैं। कहाँ के? जब गांव में लोग तुमको बोर करेंगे,
गांव नवेगांव, बोर गांव के लोग तुमको बोर करेंगे। अरे भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम तो पता है तुम्हें कि तुम्हारी हार हो चुकी है। पूछेंगे भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे। तमाम तरह के पेच चलेंगे। पेंच तो याद होगा कल का भी आपको। दोनों में मुझे बताइए, पेंच जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र के अलावा और किस स्टेट में फैला हुआ है? कल हमने बताया था आपको, पेंच महाराष्ट्र के अलावा और किस स्टेट में फैला हुआ है? तो आप कहेंगे भैया एमपी में फैला हुआ है। किसमें? एमपी में। बहुत बढ़िया, पेंच एमपी में फैला हुआ है। सह्याद्री के लिए एक रूट वर्ड याद रख लीजिए, सहाया। क्या बोलोगे? सहाया। यार अब जिंदगी में हार हो गई है, अब सहा नहीं जाता ज्यादा, अब सहा नहीं जाता, अब जिंदगी में अंधकार दिखता है, अब सहा नहीं जा रहा है। हार को हर कोई सहन नहीं कर सकता। मजबूत इरादे वाले बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है, हार मिली तो दोबारा प्रयास करेंगे, और फिर से हार मिलेगी तो फिर से कोई और प्रयास करेंगे, प्रयास अनंत तक जारी रहेंगे। सहा नहीं जाता भाई हार। और मेल घाट को याद रख लो, मेल। जो हार जाते हैं उनका तो भैया मेल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो आप, कोई ऐसा होता है कि बेरोजगार को ढूंढने जाए शादी के लिए, हारे हुए आदमी से कोई शादी कर देगा? बताओ आप मुझे, हाँ या ना? तो मेल भी किसका होता है? मेल भी मुश्किल हो जाता है हार पर। जीते हुए लोगों का ही होता मेल भी। बोले फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे भैया? हार से, हार से, हार से। और बिच्छू मैन ऑफ इंडिया कौन है? अबे ये सर्च कर लो, बहुत सारे मैन आ जाएंगे, 200 मैन आ जाएंगे। बिच्छू मैन है हिम्मत राव, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त। तो उतने जब तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न आया, आप इंटरनेट के युग में साथी हैं, तो उस चीज को सर्च कर लेना, उसको वेरीफाई कर लेना। दुनिया एआई पे पहुंच चुकी है और अभी आप डाउट पे अटके हुए हैं। ठीक है, अभी आपके लिए हम एक इंजन बना रहे हैं, ऐसा है ना, डेवलप करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, कि आपको कोई भी डाउट होगा ना, जब आप एप्लीकेशन पे होंगे, कोई भी डाउट होगा तुम्हारे लिए फटाक से आदमी अवेलेबल हो जाएगा। तुम इधर डाउट लिखोगे और तुम्हारे लिए आदमी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, डाउट बताने के लिए। बताओ जी भाई साहब, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कहे तो अपना क्लोन बनवा दूंगा एक, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इधर आप कमांड देंगे, आपको बताने के लिए मौजूद। आगे आएंगे। तो हार याद रखेंगे, हार होने पर मेल नहीं होता, तड से मारने का मन करता है, हार सहन नहीं होती, गांव में लोग बोर कर देते हैं पूछ पूछ करके तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश देखिए, कान्हा हमने बताए थे, कान्हा माधव, ठीक है, कान्हा हो गया आपका, पेंच हो गया, पेंच, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा, संजय दुबरी, राता पानी। ठीक है, रात को, मध्य रात को खेत में पानी करने गया कोई? तो रात को पानी होता है खेत में, मध्य रात को किसी ने किया पानी खेत में? हमने बहुत किया है।